गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हमारी चर्चा चल रही थी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो चौथा चरण था प्रगतिवादी काव्य। प्रगतिवादी काव्य जो प्रगतिवादी युग में जो लिखा गया था, उस प्रगतिवादी काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उस पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें से कुछ प्रवृत्तियां यहाँ पर हम चर्चा कर चुके थे। अगले समय प्रगतिवाद काव्य क्या होता है, प्रगतिवादी काव्य कवियों ने किस विषय को अपनी कविता का आधार बनाया है और उस प्रगतिवादी कवियों की जो कविता है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो उसमें से कुछ विशेषताएं हैं उस पर हम चर्चा कर चुके थे, जिसमें पहली थी रूढ़ियों का विरोध, कि प्रगतिवादी जो कवि है उन्होंने रूढ़ियों का विरोध किया। कौन सी रूढ़ियाँ? जो शोषण और शोषित पर टिकी हुई है। अगले समय दूसरी जो विशेषता थी वो थी कि प्रगतिवादी जो कवि है उन्होंने भाग्यवाद एवं ईश्वर का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये भाग्यवाद और ईश्वर है, यही शोषक वर्ग द्वारा शोषितों का शोषण करने का एक हथियार है। आगे सुन, तीसरी जो विशेषता थी वो थी शोषक वर्ग के प्रति घृणा के भाव, कि प्रगतिवादी या साम्यवादी जो कवि हैं उन्होंने जो शोषक वर्ग या पूंजीपति वर्ग या उद्योगपति वर्ग है उसके प्रति अपनी कविता में घृणा के भाव भरे हैं। आगे सुन, और लास्ट थी चौथी, वो थी शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, कि प्रगतिवादी काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने सर्वहारा वर्ग, निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग या गरीब वर्ग के प्रति अपनी कविता में सहानुभूति के भाव रखे हैं। ये हमारी चार जो प्रवृत्तियां थी जिन पर हम चर्चा कर चुके थे। इसके बाद अगली जो प्रवृत्ति आती है प्रगतिवादी काव्य धारा की, वो है क्रांति का आह्वान। क्रांति का आह्वान या हिंसा का समर्थन भी बोल सकते हो इसको, कि प्रगतिवादी काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने क्या कहा था, ये समानता पर बल देना चाहते थे और समाज में समानता स्थापित करने के लिए इन्होंने क्रांति का भी समर्थन किया है। इन्होंने कहा है कि समाज में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक हम क्रांति नहीं लाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। जो समाज में जो व्यवस्था थी, जो समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, एक पूंजीपति वर्ग, एक श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग जो अपनी पूंजी के बल पर, अपने अधिकारों के साथ अपनी पूंजी के बल पर शोषित वर्ग का जो शोषण कर रहा था, ऐसे उस शोषण के खिलाफ इन्होंने क्रांति का समर्थन किया है। इन्होंने कहा है कि जब तक इस समाज में क्रांति नहीं होगी, आंदोलन नहीं होगी, जब तक सभी को समान अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो उन समान अधिकारों की प्राप्ति के लिए इन्होंने अपनी कविता में क्रांति का भी समर्थन किया है। आपने देखा होगा, आपके सिलेबस में लिखी हुई है। आपके सिलेबस में बादल राग नाम की कविता है। वो क्या है? बादल राग। बादल क्या है? क्रांतिकारी का प्रतीक है, कि हे बादल तू अपनी राग, राग का मतलब है हे क्रांतिकारी वर्ग, तू अपनी उस आवाज, कौन सी आवाज? अधिकारों की प्राप्ति की आवाज। लिखा ना उसमें, आपने देखा होगा सिलेबस में लिखा है, अश्निपात से साहित्य सशत उन्नत वीर। अश्निपात, कि हे बादल तू अश्निपात कर, बिजली गिरा, जिससे जो सैकड़ों वीर, जो ऊंचे जो सैकड़ों वीर है वो सब क्या हो जाएंगे? धराशायी हो जाएंगे, सो जाएंगे, गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो वहां क्रांति का समर्थन किया है। और भी लिखा है, और भी लिखा, आपने देखा होगा एक जगह के कवि ने लिखा है, काटो 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 कर लो साहित्य और को साहित्य क्या है, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। उन्होंने कहा है कि इन पूंजीपतियों को, इन उद्योगपतियों को काटो काटो। समाज में अगर समानता स्थापित करनी है, सभी को समान अधिकार दिलाने हैं, तो काटो 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 कर लो साहित्य और को साहित्य क्या है। उसमें ये मत देखो साहित्य का मतलब क्या अच्छा होगा, को साहित्य क्या बुरा होगा। मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। इसमें यह मत देखो हिंसा होगी कि अहिंसा होगी। इन्होंने समाज में समानता स्थापित करने के लिए हिंसा का भी समर्थन किया। आपने देखा होगा कार्ल मार्क्स ने लिखा है, समाज में समानता स्थापित करने के लिए, सभी को समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने क्या कहा? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। उनका नारा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। किसके लिए? क्रांति करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, समाज में सभी को समान अधिकार दिलाने के लिए एक हो जाओ। जब तुम क्रांति करोगे, आंदोलन करोगे, तभी जाकर के तुमको समान अधिकार प्राप्त हो सकेंगे। तो इसके लिए इन्होंने क्रांति का भी समर्थन किया। एक जगह बालकृष्ण शर्मा नवीन
जो प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि के रूप में जाने, उन्होंने भी एक कविता में लिखा है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवि से कहा है कि हे कवि, अपनी कविता में कुछ इस तरह के भाव भरो, इस तरह की तान सुनाने का मतलब इस तरह के भाव भरो ओजस्वी, शोषक वर्ग के प्रति सहानुभूति की। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसमें? समाज में, इस तरह की व्यवस्था में जो शोषण और शोषित पर टिकी हुई है, इस तरह की व्यवस्था में उथल पुथल मच जाए। तो कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, सारा जग हिल जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। तो वहाँ वो इस तरह समाज में समानता स्थापित करने के लिए, सभी को समान अधिकार दिलाने के लिए वो इस तरह क्रांति का भी आह्वान करते हैं, क्रांति का भी समर्थन करते हैं। अगली जो विशेषता है प्रगतिवादी काव्य धारा के कवियों की, वो है समानता पर बल। समानता पर बल देना। अब देखिए, प्रगतिवादी काव्य धारा के जितने भी कवि हैं, उन्होंने सामाजिक समानता पर, राजनीतिक समानता पर, आर्थिक समानता पर, व्यावसायिक समानता पर, सभी तरह की समानता पर बल दिया है। इन्होंने कहा है कि जब तक समाज में सभी को समान अधिकार प्राप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक इस समाज में शांति स्थापित नहीं होगी, क्रांतियां, आंदोलन खत्म नहीं होंगे। ये जब तक चलते रहेंगे, जब तक सुख के साधनों पे, उत्पादन के साधनों पे सभी का समान अधिकार नहीं हो जाएगा। लिखा है उन्होंने, एक जगह कहा भी है, सुख शांति नहीं जब तक सुख भागन नर का सम, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम हो। एक तरफ तो उद्योगपति है, उसको बहुत कुछ सुख मिल रहे हैं, कार भी है, बंगला भी है, वैभव के सुख सुविधा के साधन भी है। एक तरह मजदूर वर्ग है, एक तरफ जो अभावग्रस्त जिंदगी जी रहा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा शांति नहीं जब तक इस समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति नहीं जब तक सुख भागन नर का सम, जब तक सुख के साधनों पे जो भाग है, हिस्सा है, जब तक समान नहीं होगा, तब तक इस समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति नहीं जब तक सुख भागन नर का सम हो। नहीं किसी को बहुत अधिक, पूंजीपति को जिसको बहुत अधिक, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम हो। एक तरफ मजदूर वर्ग है जिसको बहुत कम हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तब ये समान हो जाएंगे, तभी जाकर समाज में शांति स्थापित होगी। और भी लिखा है, एक जगह कहा है उन्होंने, जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, सुख भाग, सुख के साधनों पे भाग यानी हिस्सा, जब तक मनुज का समान नहीं होगा, जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, समितन होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। जब तक, न तो कोलाहल का मतलब क्रांति, जब तक एक क्रांति आंदोलन, जब तक समित यानी शांत नहीं होंगे, समितन होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, और नहीं इस तरह का पूंजीपति और निम्न वर्ग के बीच जो संघर्ष है, वो संघर्ष खत्म नहीं होगा, कम नहीं होगा, निरंतर चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अगर और भी लिखा है एक जगह, रामधारी सिंह दिनकर जो प्रगतिवादी काव्य धारा की विचारधारा से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपनी कविता में एक जगह कहा, एक जगह कविता में, न्याय शांति का प्रथम न्यास है। न्याय का मतलब है समाज में समान अधिकार प्रदान करने वाली एक व्यवस्था। ये समान अधिकार प्रदान करने वाली व्यवस्था समाज में जब तक नहीं होगी, तब तक ये समाज में सुख शांति नहीं होगी। कहा है उन्होंने, न्याय शांति का प्रथम न्यास है। ये न्याय का मतलब है सभी को समान अधिकार दिलाने वाली व्यवस्था ही समाज में न्याय शांति का, यही शांति का प्रथम न्यास है, धरोहर है, ईश्वर द्वारा प्रदान की गई ये पहली धरोहर यही है, समाज में सभी को समान अधिकार वाली व्यवस्था। तो न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय न आता, कैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। तब तक महल शांति का कैसा भी हो, शांति का मतलब है समाज की व्यवस्था, महल का है समाज की व्यवस्था के लिए। तब तक इस समाज की व्यवस्था कैसी भी शांति की हो, कैसा भी हो, महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता, तब तक वो सुदृढ़ नहीं रह पाएगी। इसलिए न्याय प्रदान करना, सभी को समान अधिकार देना, ये प्रथम आवश्यकता है। आगे और भी लिखा है एक जगह उन्होंने, जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है मनुज मात्र, जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है मनुज मात्र का धन है। जो कुछ न्यस्त का मतलब है ईश्वर द्वारा दी हुई जो भेंट जो इस प्रकृति में दिखाई दे रही है, सुख के साधन, उत्पादन के साधन, वैभव के साधन, जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है
मनुष्य मात्र का धन है, वो सब पे सभी मनुष्यों का अधिकार है, धन है, सभी मनुष्यों का वो धन है, मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। इस तरह ही धर्मराज उन सुख के साधनों का या प्रकृति में जो सुख के साथ जो न्यस्त है उसका अधिकारी जन जन है, उसका प्रत्येक जन है वो अधिकारी है। इस तरह इन्होंने अपनी कविताओं में इस तरह समानता पर बल दिया है। अगली जो विशेषता है प्रगतिवादी काव्य धारा के कवियों की वो है नारी का यथार्थ चित्रण। देखिए, प्रगतिवादी काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने नारी का यथार्थ चित्रण किया है। समाज में आज नारी का किस तरह का, नारी के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, नारी को किस दृष्टि से देखा जा रहा है, उसका उन्होंने यथार्थ चित्रण किया है। इन्होंने छायावादी कवियों की तरह न उसको कल्पना लोक की परी कहा है, न द्विवेदीवादी कवियों की तरह उसको उदात्त वृत्तियों की पराकाष्ठा कहा है, न रीतिकालीन कवियों की तरह उसको भोग व विलास का साधन समझा, उसको सौंदर्य की दृष्टि से नहीं देखा है। उन्होंने नारी का यथार्थ चित्रण किया है। समाज में नारी का किस तरह का दृष्टिकोण है, समाज में नारी का किस तरह की स्थिति है, उसका इन्होंने अपनी कविता में यथार्थ चित्रण किया है। आपने देखा होगा आपके सिलेबस में है बहतोरती कविता। बहतोरती कविता जिसमें उन्होंने निम्न वर्ग उच्च वर्ग की तो वो बताई है, साथ में नारी का भी यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने लिखा है वो मद्दूर्नी का चित्रण करते हुए कहा है, उन्होंने कहा है मद्दूर्नी का चित्रण करते हुए क्या कहा है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रकार। अगर तो नारी का यथार्थ चित्रण किया है उन्होंने। आज आपने देखा होगा समाज में विधवा है, विधवा को हे दृष्टि से देखा जा रहा है, घृणाजनक दृष्टि से देखा जा रहा है। अगर उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखा जा रहा है। निराला ने विधवा नाम की कविता लिखी है और उसको एक देवी के रूप में स्थापित किया है। नारी समानता पर बल दिया है, उसने उसको समान अधिकार नहीं माना है। जो रात दिन पुरुष के साथ रह करके, जो रात दिन पुरुष की सहभागी बन करके और जो भी समाज की विषमताएं हैं उनको बराबर से झेल रही है, ऐसे उस नारी का इन्होंने यथार्थ चित्रण किया। लिखा है उसमें विधवा नाम की कविता में लिखा है उन्होंने, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत वहा में लीन, वह टूटे हुए तरु की छूटी हुई लता सी, दीनहीन भावनाओं की ही विधवा है। अगर तो इस तरह उन्होंने समाज में नारी का यथार्थ चित्रण किया है। अगली जो विशेषता है प्रगतिवादी काव्य धारा के कवियों की वो है राष्ट्रीयता पर बल। अब देखिए, राष्ट्रीयता पर बल, राष्ट्रीय भावना में आपको पहले ही बता चुका कि राष्ट्रीय भावना हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के एक इस तरह की प्रवृत्ति है, इस तरह की विशेषता है जो आधुनिक काल से और आज तक चली आ रही है, आज तक प्रासंगिक बनी हुई है। आपने देखा होगा कि भारतीय हिंदू युग है, उन कवियों ने भी अपनी कविता में राष्ट्रीय भावनाओं के भाव भरे, द्विवेदी युग के कवियों ने भी भरे, छायावादी युग के कवियों ने भी भरे। उसी तरह प्रगतिवादी काव्य धारा के जो कवि है उन्होंने भी अपनी कविताओं में राष्ट्रीय भावनाओं पर बल दिया। यह राष्ट्रीय भावनाएं उन्होंने ग्राम्य प्रेम के हिसाब से, राज्य प्रेम के हिसाब से, देश प्रेम के हिसाब से किसी भी तरह से व्यक्त करके और इन्होंने राष्ट्र के प्रति जनता की इस तरह से देश प्रेम की भावनाओं को जागृत किया। नागार्जुन की कविता है, नागार्जुन की कविता है, उसमें आपने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में दी हुई है, याद आते वह तरुणी गांव, याद आता मुझे वह तरुणी गांव, जहां याद आती वो लीचियां वे आम। देखिए क्या कहा, अपने गांव के प्रति, अपने गांव के प्रति इस तरह की प्रेम भावनाओं जागृत करके और उन्होंने स्वदेश प्रेम की भावनाओं को बतलाया अपनी कविता में। याद आता मुझे अपना वह तरुणी गांव, याद आते वे लीचियां वे आम, याद आते मिथिला के रुचिर भूभाग बेरुचिर भूभाग, याद आते
सस्य श्यामल जनपदों के वे नाम, याद आते सस्य श्यामल जनपदों के वे नाम, रूप गुण के अनुसार ही रखे गए जिनके नाम। कुछ इस तरह की वो कविता है। अगर तो उस कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी कविताओं में राष्ट्रीय भावनाओं पर भी बल दिया है। अगली जो विशेषता है प्रगतिवादी काव्य धारा के कवियों की, वो है प्रकृति चित्रण। अब देखिए, राष्ट्रीय भावनाओं की तरह प्रकृति चित्रण है। राष्ट्रीय भावनाएं तो ठीक है, आधुनिक काल से ही चली थी, लेकिन प्रकृति चित्रण है वो तो हिंदी साहित्य में आदिकाल से ही चला आ रहा है। आदिकाल से ही चला आ रहा है, जो अब तक प्रासंगिक बना हुआ है। आदिकाल में भी था, मध्यकाल में, भक्तिकाल में, रीतिकाल दोनों में प्रकृति चित्रण रहा है, और आधुनिक काल में हर विचारधारा में प्रकृति चित्रण को लेकर चले। हाँ, छायावादी जो कवि है उन्होंने प्रकृति का काल्पनिक चित्रण किया है, उन्होंने उसको सौंदर्य रूप में देखा है, जबकि प्रगतिवादी काव्यधारा के जो कवि हैं उनका जो प्रकृति चित्रण है वो भी नारी की तरह यथार्थ रूप में हुआ है। उन्होंने प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया है, जिस रूप में उन्होंने प्रकृति को देखा है उसका जो कहते हैं उन्होंने उसका चित्रण किया है। आपके जो प्रगतिवादी काव्यधारा के कवियों में केदारलाल अग्रवाल है, केदारनाथ अग्रवाल है, वो प्रकृति चित्रण के यथार्थ, प्रकृति का यथार्थ चित्रण करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने लिखा है एक कविता में, आपने देखा होगा, ज्वार खड़ी खेतों में, ज्वार खड़ी खेतों में लहराती है, कहती है मेरे यौवन को बढ़ने देना, आती है जो प्रिय वालाएं आने देना, जी भर कर धूप सुनहली पीने देना। तो वहाँ ज्वार का चित्रण किया है, ज्वार के खेत का यथार्थ चित्रण किया है। तो इस तरह प्रगतिवादी काव्यधारा के जो कवि है उन्होंने अपनी कविता में प्रकृति का भी यथार्थ चित्रण किया है। न इन्होंने कोई आलंकारिक रूप में किया, न आलम्बन रूप में किया, न उद्दीपन रूप में किया, न मानवीकरण रूप में किया। इनका जो प्रकृति चित्रण है वो यथार्थ चित्रण है। अगली जो लास्ट प्रवृत्ति है प्रगतिवादी काव्यधारा के कवियों की, वो है शैलीगत प्रवृत्तियाँ। शैलीगत प्रवृत्तियाँ या शैलीगत नवीनता भी बोल दीजिए इसको। तो देखिए, शैलीगत प्रवृत्तियाँ, शिल्पगत, शैलीगत का मतलब शिल्पगत। तो प्रगतिवादी काव्यधारा के जो कवि हैं उन्होंने अपनी कविता का जो विषय है वो तो बदला ही है, नवीन विषय अपनाया इन्होंने। वहाँ प्रकृति मानव सौंदर्य था इससे पहले छायावाद में, इन्होंने उसको समाज से जोड़ दिया, तो कविता का विषय तो इन्होंने बदल ही दिया। साथ साथ कविता में इन्होंने जो शिल्प का जो नयापन लाए थे वो था कि इस युग का आते आते कविता वो छंद मुक्त हो गई थी। छायावाद से ही निराला ने कविता को छंदों के बंधन से रहित कर दिया था। यहाँ आकर की कविता है वो छंदों के बंधन से रहित हो गई थी, अलंकार विहीन हो गई थी, गद्यात्मक हो गई थी। तो इस तरह इन्होंने कविता में शिल्पगत नवीनता का भी प्रयोग किया, नवीन विषय वस्तु को अपनी कविता का विषय बनाया। ये प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ रही है। आ गया समझ? इसके बाद हम चर्चा करेंगे आधुनिक काल का जो अगला चरण है, पांचवा, जिसको हम प्रयोगवादी काव्यधारा के नाम से जानते हैं। उस पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।